छोटा ट्रैक्टर और बड़ा सोने का प्याज। एक समय की बात है, एक गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही कामचोर था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन उसके पिताजी जो एक किसान थे, उन्होंने उससे कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है और मैं बूढ़ा, मुझसे खेती नहीं होती, तुम्हें कल से मेरे काम में मदद करनी होगी। सूरज की माँ भी सूरज को काम के लिए मनाती है। अरे बेटा उठ जा, अपने पिताजी की बात सुन ले। क्यों सोए सोए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करता है, जाकर खेतों में काम कर काम। सूरज को अपने माँ बाप की बात माननी पड़ती है और बड़े दुखी मन से वो अगले ही दिन से खेतों में काम पे लग जाता है। उनका गांव अपने प्याज की खेती के लिए बहुत मशहूर था। सूरज के पिता भी प्याज उगाते थे। गांव से शहर प्याज ले जाने के लिए उनके पास एक छोटा ट्रैक्टर था। सूरज अपने ट्रैक्टर में प्याज भरकर शहर ले जाता था और जाकर शहर की मंडियों में बेच देता था। एक दिन जब सूरज गांव वापस आ रहा था तो सूरज को रास्ते में एक जादूगर मिलता है। अरे बेटा, क्या मुझे ट्रैक्टर में बिठाकर अगले गांव तक छोड़ दोगे? हाँ हाँ, आ जाइए, बैठ जाइए, वैसे भी मैं खाली ही जा रहा हूँ। क्या बात है बेटा, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो? क्या करें साहब, मुझे कोई काम करना नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप मानते ही नहीं है, कहते हैं कि काम कर काम कर। लेकिन आपको क्या मुझे अमीर बना सकते हैं? यह सुनकर वो जादूगर सूरज को सोने के प्याज के बीज देता है। ये लो बेटा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। ये बीज ले जाकर अपने खेतों में अभी बो देना। सुबह देखना तुम्हारे खेतों में सोने के प्याज उगेंगे, और वो भी बड़े बड़े। क्या कहा आपने, सोने के प्याज? हाँ हाँ बेटा, सोने के प्याज। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो प्याज जैसे ही धरती से निकाल कर ट्रैक्टर में डालोगे, अगर वो दोबारा धरती पर गिर गए तो वो टूटकर मिट्टी बन जाएंगे। सूरज लालच में आकर जादूगर से बीज ले लेता है और रात में ही सारे बीज अपने खेतों में बो देता है। अगले दिन जब वो खेतों में आता है तो हैरान रह जाता है, पूरे खेत में सोने के प्याज लगे हुए थे। यह देखकर सभी गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। सूरज उन प्याजों को उठाकर ट्रैक्टर में भरने लगता है। पूरा ट्रैक्टर भर जाने के बाद भी सूरज प्याजों को उसमें भरता रहता है। यह देखकर उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा रुक जा, इतने प्याज ही ले जा, ट्रैक्टर बहुत छोटा है, टूट जाएगा और तुझे भी चोट लग सकती है। लेकिन सूरज किसी की बात नहीं सुनता, वो ट्रैक्टर में प्याज भरता ही रहता है। ज़्यादा वजन होने के कारण ट्रैक्टर टूट जाता है और सारे सोने के प्याज धरती पे आकर गिर जाते हैं और फिर से मिट्टी के बन जाते हैं। सूरज को भी चोट लग जाती है। सूरज को अपने लालच की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और उसे बहुत पछतावा होता है। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सबक मिल गया है। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और मेहनत करके अपने खेतों में खूब प्याज की फसल उगाऊंगा, वही मेरे लिए गोल्डन प्याज होंगे। बड़ा मछली ट्रक। बबलू नाम का एक मछुआरा भोलापुर गांव में रहा करता था। वो बहुत ही लालची था। एक बार वो मछलियां पकड़ने के चक्कर में डूबते डूबते बचा। इसीलिए उसने अपने घर में ही एक छोटा सा तालाब बना दिया, जिसमें वह अपनी मछलियां पालता था और उन्हें बाजार में बेच दिया करता था। चलो अच्छा हुआ, सारी मछलियां बिक गई। अब और अंडे डालता हूँ तालाब में, कुछ समय बाद अच्छी अच्छी मछलियां बेचूंगा। बबलू अंडे डालकर चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह देखता है कि मछलियां बड़ी नहीं हुई और अंडे तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। अरे यह क्या, एक हफ्ता हो गया, अंडे वैसे के वैसे ही पड़े हैं। अब तक तो मछलियां निकल जानी चाहिए थी, मछलियां बड़ी ही नहीं हुई तो मैं बेचूंगा कैसे? क्या हुआ जी, इतनी चिंता में क्यों हो? तुम ही देखो ना, एक हफ्ता हो गया तालाब में अंडे डाले, अभी तक एक भी मछली बड़ी नहीं हुई, कैसे बेचूंगा, क्या कमाऊंगा मैं? यह तो बड़ी दुविधा हो गई जी। अच्छा थोड़ा और इंतजार करो, मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। सीता का भाई मनोज उन दोनों से मिलने आया था और बबलू की दुविधा के बारे में उसे पता चल जाता है। अरे जीजा जी, चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। मेरे पास एक खास दवाई है जिससे कुछ ही समय में मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी और आप जल्दी से इन्हें बेच पाओगे।
लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, थोड़ी सी ही दवा डालना, वरना बड़ी तकलीफ में पड़ जाओगे। अरे वाह, तुमने तो मुझे बचा लिया। अब आप जल्दी ही ये दवाई इस्तेमाल कर लीजिए। बबलू उसी समय तालाब पर जाता है और लालच के चक्कर में सारी की सारी दवाई उसमें डाल देता है। मैं तो थोड़ी नहीं, सारी की सारी ही दवाई डाल देता हूँ। इससे जल्दी ही मछलियाँ बहुत बड़ी हो जाएंगी और मेरा फायदा ही फायदा। बबलू सारी दवाई तालाब में डाल देता है और अगले ही दिन सुबह देखता है कि मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं। बबलू बहुत खुश हो जाता है और सारी मछलियों को अपनी गाड़ी में डाल बाजार में बेचने चला जाता है। पर एक मछली तालाब के कोने में रह जाती है और बड़ी होती रहती है। बबलू जब शाम को घर आता है तो अपनी पत्नी सीता को चिल्लाते हुए देखता है। बबलू, जल्दी आओ, देखो देखो इतनी बड़ी मछली, हे भगवान, ये कैसे हुआ? अरे कोई बचाओ। बबलू अपने तालाब में एक तालाब जितनी बड़ी मछली को देखता है और हैरान रह जाता है। अरे यह क्या, इतनी बड़ी मछली? लगता है उस दवा का असर है। इसको बेचकर तो खूब पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसे बाजार तक लेके कैसे जाऊं? बबलू फिर लालच में पड़ा। बड़ी मछली को बाजार तक ले जाने के लिए एक बड़ा ट्रक रेंट पर ले लिया। सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। इतनी बड़ी मछली, इससे तो कितने लोगों के लिए पकवान बन सकते हैं। बबलू बड़ी मछली को बाजार में बेच देता है और घर आकर देखता है कि उसका तालाब तो मछली की वजह से बर्बाद हो चुका है। जितने पैसे में बड़ी मछली बिकी, उससे ज्यादा तो ट्रक का किराया लग जाता है। बबलू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद से वादा करता है कि अब कभी लालच नहीं करेगा। रामकिशन शहर में अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहा करता था। वो वहाँ पर एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था। रामकिशन के गांव में पुरखों की जमीन भी थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहा करता था। लेकिन एक दिन जिस फैक्ट्री में रामकिशन काम कर रहा था, वो फैक्ट्री बंद कर दी गई। रामकिशन की नौकरी चली गई। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? हम गांव चले चलते हैं। वहाँ पर पुरखों की जो जमीन है यूं ही पड़ी है, जाकर उसमें कुछ खेती बाड़ी करते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या हम खेती कर पाएंगे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम किसान की औलाद हैं। हमारे नस नस में खेती बसी है। धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे और सब करने लगेंगे। रामकिशन अपनी पत्नी के साथ गांव आ जाता है और अपने उजाड़ पड़े घर की साफ सफाई कर उसमें रहने लगता है। तभी गांव के एक बुजुर्ग इंसान उसके पास आते हैं। काका राम राम। अरे राम राम रामकिशन, कैसे हो बेटा? बड़ा अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। भैया अपनी पुरखों की जमीन जायदाद संभाल लो। हाँ काका, सोच तो यही रहा हूँ कि अब गांव में ही रहूँ। लेकिन काका, खेती के लिए पानी तो चाहिए होगा ना? अरे बेटा, तुमने देखा नहीं, तुम्हारी जमीन के उस कोने पर एक हैंडपंप है। हाँ काका, मैं देखता हूँ जरा जाकर उसको। वो बांस का हैंडपंप देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी बांस का हैंडपंप देखा ही नहीं था। हैंडपंप की साफ सफाई करने के बाद वो अपनी पत्नी को बुलाकर उसके साथ उस हैंडपंप की पूजा करता है। पूजा खत्म होने के बाद रामकिशन अपनी पत्नी से कहता है, राधा, सबसे पहले हैंडपंप तुम चलाओ। शायद तुम्हारे हाथ लगने से हैंडपंप से पानी निकल आए। ठीक है, तुम कहते हो तो पहले मैं ही चला देती हूँ। राधा जैसे ही हैंडपंप चलाती है, थोड़ी देर हैंडपंप चलने के बाद उसमें से चमकती हुई चीजें बाहर निकलने लगती हैं। रामकिशन ये देखकर हैरान हो जाता है कि हैंडपंप में से पानी की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे थे। अरे ये कैसा चमत्कार है? हैंडपंप में से तो पानी की जगह सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। लगता है तुम्हारे पुरखों ने सारा खजाना यहीं दबा रखा था। देखो कैसे सिक्के निकल रहे हैं। हाँ राधा, लगता तो ऐसा ही है। लाओ मैं हैंडपंप चलाता हूँ। और काफी देर चलाने के बाद उसमें से सोने चांदी के सिक्कों के साथ साथ हीरे मोती और जवाहरात भी निकलते हैं। सोना चांदी निकलने के बाद हैंडपंप में से पानी भी निकलता है। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करते हैं। मैं आप पुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब गांव में ही रहूंगा और आपकी पुरानी शान और शौकत को फिर से कायम करूंगा। और इस तरह जमीन के कोने में खड़ा हुआ बांस का हैंडपंप रामकिशन के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ, जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। राजस्थान के एक गांव में भीमा करके एक किसान था। उसके पास एक आम का बगीचा था। वह उसी का देखभाल करते हुए अपने परिवार को चलाता था। एक साल आम का फसल बड़े अच्छे से उगी। तभी भीमा बहुत खुश हुआ। उसे देखकर उसके पास आम का व्यापार करने वाला एजेंट किशन आया। क्यों भाई भीमा, इस साल आम बड़े अच्छे उगे हैं। पेड़ में सिर्फ आम ही आम दिख रहे हैं। बोलो, मेरे लोगों को कब भेजूं तुम्हारे पास? सही दाम बोलकर अभी के अभी ले जाओ किशन भाई। इसमें क्या बात है? आपको किसने रोका? मार्केट में दाम इतना कुछ अच्छा नहीं है भीमा, क्योंकि इस साल सभी किसान के आम का फसल अच्छा उगा है। इसीलिए 1 किलो के 20 रुपए दूंगा। डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो उतना ही पड़ता है। ये सरासर अन्याय है भाई। मुझे मालूम है आप मार्केट में किलो आम कितने में बेचते हो। कम से कम 100 से 120 रुपए तक बेचते हो। इतना मुनाफा लगाते हो, लेकिन हमें सिर्फ 20 रुपए। आप जो पैसे देते हैं वो मेरे मजदूरी का भी नहीं निकलेगा। फिर भी मेरे आम नंबर 1 क्वालिटी के हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। कम से कम 50 देना है तो बोलो, वरना किसी और को बेचूंगा। तुम मुझे छोड़ के ये आम किसी और को नहीं बेच सकते। ये सब एक सिंडिकेट है। तुमको कोई नजदीक भी नहीं आने देगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। चुपचाप मुझे बेच दो। मुझे मेरे दाम में बेच दो, नहीं तो पक्षियाँ और बंदर खाने के बाद सिर्फ छिलका मिलेगा तुमको। ठीक से सोचकर बताना। घर आकर भीमा किशन सेठ के बारे में सब कुछ अपने बेटा सुमन और पत्नी सीता को बोला। तभी सीता बोली, वह किशन एक कमीना है जी। वो जो बोलेगा वही करेगा। उसी को समझाकर 1-2 रुपए ज्यादा मांग लीजिए और सारा माल उसी को बेच दीजिए, नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा। क्या माँ, तुम हमेशा डरती हो? हमारे आम का बगीचा हाईवे के बगल में ही है। लोग हमेशा घूमते ही रहते हैं। पापा, क्यों ना हम उस आम के रस को निकालकर लोगों को सीधा बेचें? क्या? आम का रस? अगर लोग नहीं आए तो हम धोबी की कुत्ते की तरह न घर का न घाट का रह जाएंगे। माँ देखो, हम डरेंगे तो लोग और डराते हैं। मैं अपनी पापा की मेहनत का फल पाकर रहूंगा। अगले ही दिन सुमन उसके कुछ दोस्तों के साथ पापा से मिलकर बगीचे के बाहर आम का जूस बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर रोड पर जाने वाले लोग बगीचे के पास आकर आम का फ्रेश जूस पीना शुरू कर दिया। जूस पसंद आकर वहीं पर लगाया हुआ आम भी खरीद कर लेके जा रहे थे। देखते ही देखते भीमा का सारा फसल 2 ही दिन में बिक गया। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सुमन की चतुरता देखकर तारीफ करने लगे। गरीब भेलपुरी वाली की सफलता। रामचरण एक गरीब भेलपुरी वाला था। वो गांव में अपनी बीवी कमला और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था और सुबह सुबह एक टोकरे में वो सारा सामान लेकर गली गली गांव-गांव भेलपुरी बेचा करता था और शाम को जो भी आमदन होती अपनी पत्नी कमला को दिया करता था। अरे कमला, कहाँ हो भाई? आ जाओ बाहर, मैं आ गया हूँ। लो पकड़ो आज की कमाई, और हाँ जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं थक चुका हूँ। आती हूँ। आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कमला अपने पति के सिर से टोकरा उतारती है और रामचरण द्वारा दिए गए पैसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। रामचरण हाथ पैर धो के आता है तो कमला उसे गरम गरम खाना खिलाती है। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। रामचरण काम पे चला जाता था और कमला घर संभालती थी। काम से वापस आ रहा था तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें रामचरण की मौत हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये मुझे किन बुरे कर्मों की सजा मिली है? अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को कैसे अकेले पालूंगी भगवान?
अभी कमला ये सब सोच ही रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाली श्यामा चाची उससे मिलने आती है और वो कमला से कहती है, रोना बंद कर, अब जो होना था सो तो हो गया। अब उठकर अपने बच्चों की फिक्र कर। चाची, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची उससे कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ चाची, कहो ना। मेरी चाय की टपरी के पास में जगह खाली है, वहाँ पर तू अपनी भेलपुरी लगा ले, 4 पैसे ही कमाएगी बेटा। कमला श्यामा चाची की बात मान लेती है और अगले ही दिन श्यामा चाची की दुकान के साथ भेलपुरी बनाने का एक ठेला लगा लेती है। अपने पति की तरह कमला भी बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है। उसकी भेलपुरी स्वादिष्ट होने के कारण उसका काम चल निकलता है और दूर दूर से लोग उसकी भेलपुरी खाने आने लगते हैं। कमला ने अपने ठेले का नाम रामचरण भेलपुरी का ठेला रखा था। धीरे धीरे कमला का काम इतना बढ़ गया था कि उसे एक भेलपुरी बनाने की फैक्ट्री खोलनी पड़ी और उसने कई कारीगरों को उसमें काम भी दिया। अब कमला लोगों को दुकान में भेलपुरी के अलावा पैकेट में भेलपुरी बनाकर भी बेचने लगी, जिससे कि उसके भेलपुरी की दूर दूर सप्लाई होने लगी और कमला की बनाई भेलपुरी रामचरण भेलपुरी के नाम से कई शहरों में बिकने लगी और कमला के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। कमला इतनी कामयाब होने के बाद भी श्यामा चाची को नहीं भूली थी। एक दिन श्यामा चाची जब कमला से मिलने आई तो कमला ने श्यामा चाची से कहा, श्यामा चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुरे वक्त में अगर आप मुझे सही सलाह न देती तो आज मेरा ये हाल ना होता। मुझे आपके आशीर्वाद की और आपकी सलाह की उस समय बहुत ज़रूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची की आंखें भर आई और उन्होंने कमला को गले से लगा लिया। लकड़ी की ऑटो। सिंहपुरी नाम के एक गांव में धर्म और करम करके 2 दोस्त रहते थे। वह दोनों ऑटो चलाते थे। धर्म एक अच्छी और ईमानदार आदमी था, लेकिन करम हर वक्त पीता था और बहुत ही लालची और खड़ूस आदमी था। एक दिन जब करम ऑटो स्टैंड पे था, तभी धर्म ऑटो में आता है। धर्म उतरकर वहीं पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को खाना और पानी देता है। तभी करम ऐसा बोलता है, अरे भाई धर्म, तुम पागल तो नहीं हो? तुम रोज आकर इस बुढ़े आदमी को खाना और पानी देते हो, इससे क्या फायदा है? देखो करम, हम तंदुरुस्त हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये बुढ़ा आदमी क्या काम करेगा? और उसको खाना तो पड़ेगा ना। दूसरों को मदद करने में आनंद ही कुछ और है। तभी वहां पर 2 लड़कियां आते हैं और ऐसा बोलते हैं, धर्म भैया, हमें MG रोड जाना है, चलोगे क्या? हमें इस करम के ऑटो में नहीं बैठना है, ये सारा दिन पीता रहता है और लड़कियों से इसका बर्ताव भी अच्छा नहीं है। तभी करम ने ऐसा बोला, ठीक है मैडम, उसके ऑटो में ही चले जाओ ना। उसके ऑटो क्या सोने से बना है क्या? बड़े आए MG रोड जाने वाले। रोज रोज इस धर्म की पॉपुलैरिटी इस गांव में बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। जब धर्म वापस आता है, करम उसको पानी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही धर्म पानी के लिए जाता है, करम उसके ऑटो पर दारू डालकर मैचिस जलाकर ऑटो जला देता है। धर्म लौट के देखा तो पूरा ऑटो जलकर राख हो जाती है। अरे मेरी ऑटो, मेरा पूरा परिवार इसी ऑटो पर आधारित है, अब मैं कैसे जीऊंगा? तभी ऑटो स्टैंड में बैठे हुए बुढ़ा आदमी ने यह सब देखकर ऐसा बोलता है, बेटा तुम उदास मत हो, मैं बुढ़ा आदमी नहीं हूं बालक, बल्कि एक स्वामी जी हूं। तुम मुझे रोज खाना देकर मुझे बचाया है। ये लो थोड़े लकड़ियां, इसको तुम्हारे जले हुए ऑटो पर रखना और देखना तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। जैसे ही धर्म ने उन लकड़ियों को लेकर जले हुए ऑटो पर रखा, उसका पूरा ऑटो लकड़ी की ऑटो में बदल जाता है। बेटा ये ऑटो अभी पानी में भी चल सकता है और इसको कोई भी जला नहीं सकता, इसे चलाकर खुशी से रहना बेटा। धर्म खुशी खुशी से ऑटो चलाने लगा। ऑटो में चढ़ने वाले सभी उसकी तारीफ करते थे। धर्म उसे तालाब में और नदी में भी चलाता था और सबको आनंद करता था। ये बात करम से देखी नहीं गई। उसी दिन रात को करम
धर्म के घर जाता है और ऑटो को देखता है। फिर वह पेट्रोल निकालकर उस लकड़ी के ऑटो पर डालता है। जैसे ही उसने माचिस जलाकर डालता है, ऑटो को कुछ नहीं होता, लेकिन करम जलने लगता है। अरे मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। धर्म दौड़ता हुआ आता है और जलते हुए करम को देख स्वामी जी को प्रार्थना करता है। कुछ ही देर में सारी आग बुझ जाती है। तभी करम शर्मिंदा होकर धर्म से माफी भी मांगता है। तब से दोनों अच्छे दोस्त के जैसे रहने लगे।